हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं अपना एक और नया वीडियो लेकर। और आपको मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सुपर 25 सीरीज चल रही है और उसमें आ गया है लेक्चर नंबर 32। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 32वें लेक्चर की बात करेंगे। बिना देर करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों पहला क्वेश्चन के क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अब मैं वीडियोस में आपको एक बार में बातों को समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, जिससे आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैं ये 25 क्वेश्चन तो क्लियर करता ही हूं, वैसे भी समझाता था, लेकिन अब मैंने जो विचार किया वो ये है कि हर क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें आपको जरूर बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर आपको बातें समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर लिखी हुई है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में दो तरीके के गुणसूत्र होते हैं। पहले तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, पहले ऐसे गुणसूत्र जो कि नर और मादा में सेम होते हैं, और जो नर और मादा में सेम होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र। और ऐसे गुणसूत्र जो नर और मादा में अलग अलग होते हैं, मतलब नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स, उन्हें हम लोग बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। तो जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। जब भी किसी को क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो उसके गुणसूत्रों की संरचना कुछ इस तरीके की हो जाती है कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई। क्या बोला? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। आपको मालूम है कि नॉर्मल में वो कैसा होना चाहिए? 44 प्लस एक्स वाई नॉर्मल होना चाहिए, तभी तो ये होगा 46 टोटल में। और ये 44 तो वो है जो नर और मादा में समान है। ठीक है, जैसे आपको समझा दे रहे थोड़ा सा, जैसे लिखा हुआ 44 प्लस एक्स एक्स, इसका मतलब ये वाले 44 और ये वाले 44 नर और मादा में समान होंगे। अगर डबल एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल। ठीक है, तो लेकिन यहां पे क्या हो गया? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब एक एक्स अतिरिक्त जुड़ गया है। तो क्या हो जाएगा? तो जो हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, या जो बीमारी होगी या जो सिंड्रोम पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और इस क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में होता यह है कि कोई भी जो मेल होता है, क्योंकि मेल ही होगा, वाई है तो मेल होगा, तो इसमें ऐसे मेल्स में फीमेल्स के लक्षण पैदा होने लगते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी जो मतलब आदमी होते हैं उसमें औरतों के लक्षण पैदा होने लगते हैं, थर्ड जेंडर पैदा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात हुई क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की। और इसकी खोज किसने की थी? क्लीनीफेल्टर नहीं की थी, और ये शायद 1942 की बात है, लगभग 1942 में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात। अब इसको समझिए। देखिए, मैं आपको केवल बातों बातों में बता दे रहा हूं, वैसे आपने पढ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस, और इसे कराया था मेंडल ने। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने क्या किया कि गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस कराया था झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों से, जिससे उन्हें पहली पीढ़ी में एक प्रभावी लक्षण मिला, और प्रभावी लक्षण था गोल और पीले। क्लियर हो गया? अब जब उन्होंने इस पीढ़ी के पौधों का क्रॉस आपस में कराया तो उन्हें एक रेशियो मिला था, एक अनुपात मिला था, और वो अनुपात था 9:3:3:1, जो कि यहां पर पूछा गया है। पूछा क्या गया है? 9:3:3:1। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, इनमें से 9 थे गोल व पीले बीज वाले, 3 थे गोल व हरे बीज वाले, 3 थे झुर्रीदार व पीले बीज वाले, और एक था झुर्रीदार व हरे बीज वाला। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि आपने हमारे लेक्चर्स पूरी तरह से नहीं लिए हैं, या फिर आप हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। लेकिन फिर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऐप पर। हमारे ऐप का नाम है फोकस पॉइंट लर्निंग ऐप। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमने आपको इससे पहले अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट में अपनी इंक्वायरी या फिर अपने से रिलेटेड जो भी आपको बात कहनी है वो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको हमसे जुड़ना है या फिर हमारे कोर्स खरीदने हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्लीडर रोग। ब्लीडर रोग का मतलब आपने एक रोग का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। ठीक है,
हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब कहीं पे चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहता है, और रक्त के बहने को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग, और सिर्फ इस वजह से चूंकि रक्त लगातार बहता है, इस रोग को हम लोग, हीमोफीलिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लीडर रोग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल और फीमेल के गैमीट आपस में मिलते हैं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। तो जब ये आपस में मिल रहे होते हैं तो दोनों के द्वारा एक हार्मोन छोड़ा जाता है, जिसमें अंडाणु के द्वारा छोड़ा जाता है फर्टिलाइजिन और शुक्राणु के द्वारा छोड़ा जाता है एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, क्या बोला मैंने, अंडाणु मतलब ओवा के द्वारा क्या छोड़ा जाएगा, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के द्वारा क्या छोड़ा जाएगा, एंटी फर्टिलाइजिन, जिससे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो मनुष्य होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है फैलोपियन नलिका में। कहां पे होता है, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विदलन। आपको बताना चाहेंगे कि जब निषेचन हो जाता है, मतलब मेल और फीमेल के गैमीट मिल गए, उन्होंने 2n जाइगोट बना लिया है, 2n टाइप का युग्मनज बना लिया है, तो अब इस युग्मनज में होंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब कि ये जो दो कोशिकाएं हैं इनसे बनेंगी 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो याद रखना कि युग्मनज में जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूंगा कि वैसे तो समसूत्री कोशिका विभाजन हर तरह की कोशिकाओं में हो जाता है, चाहे दुनिया की कोई सी भी कोशिका हो, लेकिन जब वही समसूत्री कोशिका विभाजन युग्मनज में होता है, मतलब यह हुआ कि जब वो क्या नाम है, जाइगोट में होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उस समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। कहने का मतलब कि विदलन केवल किस में होता है, युग्मनज में ही होता है। और युग्मनज कैसे बनता है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। दोस्तों ये दोनों ही बीमारियों के नाम हैं। पहली बीमारी तो लिखी हुई है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब यह हुआ कि जब वीर्य में, मतलब सीमन में, जब शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। ठीक है, शुक्राणुओं की जो कमी हो जाती है, जितने शुक्राणु होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं, तब इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और दूसरा लिखा है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब यह हुआ कि वीर्य में शुक्राणु तो हैं, लेकिन वो शुक्राणु मृत हैं, मरे हुए हैं, निष्क्रिय हैं। ठीक है, निष्क्रिय तो एक अलग हो गया, मरे हुए हैं। ठीक है, मृत शुक्राणु हो जाएंगे अगर वीर्य के अंदर, सीमन के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़ रहे। लिखा है दोस्तों दुग्ध हार्मोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने एक नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन का। क्या नाम है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। तो याद रखें कि ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होता है, वो होता है दुग्ध हार्मोन। ठीक है, जब भी कोई गर्भवती स्त्री होती है और उसमें प्रसव हो जाता है, तो प्रसव होने के बाद जो उस स्त्री की स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, मतलब वो मां अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो उस दूध को स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आयोडीन लाभकारी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि आयोडीन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं घेंगा या गोइटर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयोडीन लाभकारी होता है, तो याद रखना कि जो एक हमारे शरीर में, हमारे गर्दन में एक ग्रंथि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, उसके काम करने के लिए, उसकी जो क्रियाविधि है उसको अच्छा बनाने के लिए कौन सा, क्या लाभदायक होता है, आयोडीन लाभकारी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि उससे ही क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और वो क्या करता है, जो आयोडीन की मात्रा उसको नियंत्रित करता है। तो हम लोग क्या होता है कि आयोडीन लाभकारी काय के लिए होता है, तो थायराइड ग्रंथि के काम के लिए लाभकारी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है डार्विन की फिंचें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। इन्होंने हमारे जैव विकास से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने कई सारे द्वीप समूहों की यात्रा की थी।
इन द्वीप समूह को हम लोग गैलापैगोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलापैगोस बोलते हैं। लगभग 22 द्वीप समूह थे ये, और इन्होंने इनकी यात्रा की थी अपने एक जहाज से, और इस जहाज का नाम है बीगल। क्या नाम है दोस्तों? बीगल नाम के जहाज से इन्होंने यात्रा की थी। तो जब ये यात्रा कर रहे थे उस गैलापैगोस द्वीप समूह की, तो इन्हें वहां पर पक्षियों का एक पैटर्न नजर आया। और पैटर्न कैसा था कि कुछ पक्षी तो कीट भक्षी थे, कीटों को खा रहे थे, और कुछ पक्षी जो थे वो बीजों को खा रहे थे। तो इन्होंने जब इनको अलग अलग देखा तो इन्होंने ये जाना कि जो पक्षी होते हैं या फिर कह लो जीव जंतु होते हैं, उन पे आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे आपको डार्विनवाद नहीं सिखा रहा हूं, यहां मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि डार्विन की फिंचें, तो जरा थोड़ा सा समझिए बात को कि जो डार्विन की फिंचें हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन ये बनता है, कोशिश मैंने ये की है कि इस वाले पूरे वीडियो में मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो डार्विन की फिंचें जो हैं वो हैं पक्षी। ठीक है, अगर पूछा जाए डार्विन की फिंचें क्या होती हैं तो ये होते हैं पक्षी। और आपको बता दें कि एक लैमार्कवाद वाला वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने लगभग मोस्टली चीजें वहां पर ली हैं। कोशिश करूंगा कि डार्विनवाद या लैमार्कवाद इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए डाले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिखा है विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात हो रही है यहां पे स्थलचर की। अगर पूरी दुनिया की बात हो रही होती तो आपको मालूम है ब्लू व्हेल से बड़ा तो दुनिया में कोई है भी नहीं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी। तो दोस्तों याद रखना, अफ्रीकन हाथी। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी जो स्थलचर है और वन्य प्राणी है उसका क्या नाम है? अफ्रीकन हाथी। है तो भारतीय हाथी भी, लेकिन जब भारतीय और अफ्रीकन आंसर दोनों हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? अफ्रीकन हाथी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है रिकेट्स। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। और ये रिकेट्स रोग जो है वो सीधा सीधा हमारी हड्डियों पर अटैक करता है, मतलब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं ऐसे बच्चों की। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों में या जिन इंसानों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें रिकेट्स बीमारी होती है, और ये रिकेट्स बीमारी हड्डियों से रिलेटेड है, जिसमें जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएंगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण। तो जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यूज करते हैं वो आखिर हैं कौन? तो याद रखें दोस्तों, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आप सबको मालूम होगा कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के दौरान वो क्या नाम है? भोजन बनाते हैं। और ये प्रक्रिया पेड़ पौधों की पत्तियों में, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पत्तियों में होती है, क्लोरोफिल की सहायता से होती है। तो दोस्तों याद रखना, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, क्योंकि दिन में आप जानते हैं कि लगभग 7 से 8 घंटों का लेक्चर हो जाते हैं, तो इस वजह से एक थोड़ा सा नहीं हो पाता है, आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी आवाज बिल्कुल क्लियरली पहुंचा पाऊं। अगला लिखा हुआ है कि साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। साइरिंग्स होता है, असल में क्वेश्चन आता है साइरिंग्स किसका वाक्य यंत्र है, वही मैंने लिया है। तो पक्षियों का वाक्य यंत्र है। जो पक्षी बोलते हैं, तो पक्षी किससे बोलते हैं? ठीक है, पक्षी किससे बोलते हैं, उनकी जो स्वर यंत्र है वो क्या है? तो वो क्या होता है दोस्तों? साइरिंग्स होता है। साइरिंग्स पक्षियों का स्वर यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे। लिखा हुआ है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का क्या मतलब है? कि जो वन होते हैं, वनों की वनस्पतियां होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जो वनों में जो पौधे उगते हैं या वन्य जीवन जो है उनसे रिलेटेड जो कल्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है कैंसर उपचार में प्रयुक्त गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक गैस आपने नाम सुना होगा, रेडॉन। ठीक है, तो रेडॉन गैस का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है दोस्तों, कैंसर के उपचार में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है काली मौत। अब जिसमें ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगाना वो मैं डायरेक्टली पढ़ाता चलूंगा, जिनमें मुझे टाइम लगाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिए, है ना। आगे भी मौका मिलेगा तो आपको बता दूंगा बातों को। लिखा हुआ है काली मौत। तो काली मौत दोस्तों प्लेग को बोलते हैं। प्लेग, ये जो प्लेग है ये फैलता है दोस्तों चूहों से, और इन चूहों के जो पिस्सू होते हैं, इनके ऊपर जो जुएं होते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया मौजूद होता है। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्चुरेला पेस्टिस। तो पास्चुरेला पेस्टिस से जो बीमारी फैलती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेग, और प्लेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? काली मौत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी भयंकर बीमारी है। गांव के गांव पहले के समय में ये तबाह हो जाते थे, इतना भयंकर, बहुत
एक पेंडेमिक है ये, माने आप, बड़ी बुरी तरीके से फैलती है। अगला क्या लिखा है, प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए, लेमार्क से रिलेटेड है। और आपको मालूम होगा कि लेमार्क ने यह कहा था कि जिस अंग का प्रयोग जितना ज्यादा किया जाएगा उस अंग का विकास उतना ज्यादा होगा, और जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा उस अंग का धीमे धीमे करके क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, या वो अंग धीमे धीमे समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको समझ गए होंगे कि विकास के लिए उन्होंने जो प्रयोग करता है कोई भी जीव तो उसका विकास होता है, इसके लिए उन्होंने जिराफ को लिया था। भाई जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, क्योंकि उसने गर्दन का यूज किया। और यहां पे उन्होंने एग्जांपल लिया था सांपों का, कि सांप के पहले पैर होते थे, लेकिन चूंकि उसने अपने पैरों का यूज नहीं किया इस वजह से सांप के पैर अब नहीं होते हैं। ये उन्होंने बताया था अप्रयोग के लिए या अनुप्रयोग के लिए। अनुप्रयोग तो खैर प्रयोग जैसा ही हो गया, यहां पे हो गया अप्रयोग, क्योंकि अनुप्रयोग और प्रयोग लगभग एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, ये हो गया अप्रयोग जिसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो प्रयोग और अप्रयोग बोलते हैं। दिया किसने है, लेमार्क ने। और आपने हमारा लेमार्कवाद वाला वीडियो देख लिया है, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, जरूर देख लेना। अगला क्या लिखा दोस्तों, फ्रक्टोज। क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो याद रखें कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, और इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, जो फल शर्करा होती है, फलों की शर्करा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। क्वेश्चन सीधा आएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, फ्रक्टोज है। अगला देखते हैं, लिखा है दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी। देखिए टॉक्सिक का मतलब क्या है, टॉक्सिक मतलब होता है विष, और विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम विष या जहरीले पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखें, विष विज्ञान क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं, नाड़ी दर मापी जाती है। याद रखना दोस्तों, नाड़ी दर जो मापी जाती है वो हमेशा धमनी से नापी जाती है, ना कि शिराओं से। आप लोग नोटिस भी करते होंगे कि जब भी डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर हमेशा इस तरह से हमारे चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से चेक करने का रीजन ही यही है कि जो अंदर जो चीज इस तरीके से कार्य कर रही है वो हमारी धमनी है, और हमेशा धमनियों की ही हेल्प से हम लोग नापते हैं नाड़ी दर को। और चूंकि इसी से इसलिए नापते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है, तो उससे हम लोग अपने हृदय की दर या फिर नाड़ी दर को माप लेते हैं। क्लियर हो गया। अगला दोस्तों लिखा है डॉक्टर सलीम अली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली का जो नाम आता है, असल में इनके नाम पे एक पक्षी विहार भी है। आप लोग एक काम करिए, मुझे बताइए कि सलीम अली पक्षी विहार कहां पे है। ये तो एक मैंने पर्यावरण का क्वेश्चन पूछ लिया, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। दूसरी बात कि जो डॉक्टर सलीम अली हैं ये पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, हाँ, जो भारत में अपने पक्षी विशेषज्ञ माने जाते हैं, क्या नाम है, सलीम अली। क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों टेपिटम ल्यूसिडम। देखिए जो कहते नहीं है कि जो कुछ जानवर होते हैं उनकी रातों में आंखें चमकती हैं। ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं उनकी आंखें रातों को चमकती हैं, क्यों, ये क्वेश्चन बनता है। तो उनकी आंखों में क्या पाया जाता है दोस्तों, टेपिटम ल्यूसिडियम पाया जाता है, इस वजह से उनकी आंखें रात को चमकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक जीन एक एंजाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना कि हर प्रक्रिया के लिए एक ना एक एंजाइम बना है, और सिर्फ इस बात को लेकर एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को कहते हैं एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। और ये दिया था दोस्तों बीडल और टैटम ने। हो सकता है मैंने ये बात आपको इससे पहले भी बताई होगी, फिर भी याद रखें, बीडल और टैटम ने ये सिद्धांत हमें दिया था। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड लास्ट आ चुका है, लिखा है मेंडल के तीनों नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, समझाने लायक क्वेश्चन है। याद रखें कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे उसके बाद इन्होंने 3 नियम बनाए। मैं तीनों नियम को बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम नहीं है। तो 3 तो वो दे देंगे मेंडल के नियम, चौथा अपने मन से जो भी बना देंगे, तो आपको उस पर टिक लगाना है। इसलिए मैं आपको तीनों नियम बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम या कारकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों एक ही हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, पृथक्करण का नियम या कारकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो शायद इस तरीके से बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्बमेंट। ठीक है, तो ये 3 नियम होते हैं किनके, मेंडल के। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों पेप्सिन बदलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना कि पेप्सिन
प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन, और यह काम होता है पाचन के दौरान। क्लियर हो गया? ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।